नमस्कार साथियों, स्वागत है संदीपनी क्लासेस के सी2 प्लेटफॉर्म पर। और आज हम फिर से एक सफलता सीरीज के अंतर्गत एक नया वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आज हम चर्चा करेंगे मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लोवरिंग प्लांट के बारे में। और यहाँ लगभग 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जिनको हम व्याख्या सहित हल करने की कोशिश करेंगे। और आपके सारे कॉन्सेप्ट मैं आशा करता हूँ इससे दूर होंगे, और परीक्षा में इससे आपको बहुत ज्यादा मतलब सफल होने के चांस रहेंगे, क्योंकि क्वेश्चनों का स्टैंडर्ड भी बहुत अच्छा है। और ये आपके एमपी वर्ग एक, एमपी सेट या नीट या फिर अदर किसी टीचर एग्जाम की प्रिपरेशन आप कर रहे हैं, तो वहां पर ये बहुत ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगे। तो वीडियो के साथ बने रहें। और अनुरोध आपसे विशेष ये रहेगा कि आप संदीपनी क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें। चलिए शुरू करते हैं। अपनी ये सफलता सीरीज का ये पहला प्रश्न है। तो पहला प्रश्न है, विच रूट टाइप ओरिजिनेट विच रूट टाइप ओरिजिनेट्स एज डायरेक्ट इलोंगेशन ऑफ द रेडिकल, है ना। विच रूट टाइप ओरिजिनेट्स एज डायरेक्ट इलोंगेशन ऑफ द रेडिकल, रेडिकल के सीधे बढ़ने से कौन सी जड़ बनती है। ठीक है, यहां पर चर्चा की जा रही है रेडिकल के बारे में। यहां ऑप्शन दिए हैं, देखिए। पहला ऑप्शन है टैप रूट, मतलब मूसला मूल। फाइब्रस रूट, तंतु रूप। तंतु रूप जड़ें, एडवेंटिटस रूट और न्यूमेटोफोर। ठीक है, यहां पर पूछा जा रहा है रेडिकल से क्या बनेगा। देखिए इधर, जैसे ये कोई सीड है, मैंने सीड को जमीन के अंदर इस तरीके से सॉइल के अंदर लगा दिया है। तो यहां पर इसमें क्या होगा, तो सीड के अंदर क्या होना है, जर्मिनेशन होना है। ठीक है, जर्मिनेशन होगा। जब जर्मिनेशन होगा, बीज में जब अंकुरण होगा, तो अंकुरण होने से रेडिकल से क्या बनती है, रेडिकल से रूट बनती है। याद कैसे, ट्रिक से याद कर लेंगे। रेडिकल से क्या बनेगी, रूट बनेगी, यानी कि जड़ या मूल बनती है। ठीक है, ये किससे बनती है, रेडिकल से बनती है। किससे बनती है, रेडिकल से बनती है। ठीक है, तो रेडिकल से क्या बन गई है, रूट बन गई है। इसी तरीके से इसमें एक प्लूम्यूल भी होता है, और प्लूम्यूल से जमीन से ऊपर वाला भाग ये बनता है। ऊपर वाला भाग जो जमीन के ऊपर रहता है, उसे अपन क्या कहते हैं, जैसे यहां पर ये पत्तियां और बाकी के भाग, ब्रांच, ये सब लगेंगे, तो हम इस भाग को क्या कहते हैं, इस भाग को हम सूट कहते हैं। ठीक है, तो सूट किससे बनेगा, ये प्रांकुर से बनेगा। प्रांकुर से बनेगा, प्लूम्यूल से बनता है। ठीक है, प्लूम्यूल से बनता है सूट, और रेडिकल से बनता है, रेडिकल को हम मूलांकुर भी कहते हैं हिंदी में। तो मूलांकुर या रेडिकल से रूट बनती है, या मूलांकुर से मूल, और मूल को ही अपन जड़ कहते हैं। तो इस तरीके से अपन इसको याद कर लेंगे। ठीक है, फाइब्रस रूट इसका आंसर नहीं होगा, इसका आंसर टैप रूट होगा। ठीक है, फाइब्रस रूट इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि फाइब्रस रूट में क्या होता है, एक और हम डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे ये सीड है, यहां से ये रेडिकल बड़ा अल्पकालिक होता है, अल्पकालिक प्राइमरी रूट बनती है। प्राइमरी मतलब रूट बनती है, प्राथमिक जड़। प्राइमरी रूट मतलब प्राथमिक जड़, है ना। और ये जो प्राथमिक जड़ होती है, ये कैसी होती है, प्राथमिक जड़ अल्पकालिक होती है। तो ये थोड़ा सा ग्रो करने के बाद ये तो नष्ट हो जाती है, यहां से फिर रेशे के रूप में जड़ें निकलना शुरू हो जाती हैं। तो हम ऐसी जड़ों को फाइब्रस रूट कहते हैं। एक चीज अपन को और याद रखनी है, जो टैप रूट वाला जो सिस्टम है ना, ये किस में मिलता है, ये डाइकोट प्लांट में मिलता है। डाइकोट प्लांट में मिलता है। और जो फाइब्रस रूट हैं, ये किस में मिलती हैं, तो आपको याद रखना है, ये मोनोकोट में मिलती है। मोनोकोट का मतलब एक बीज पत्री में मिलती है, एक बीज पत्री। और डाइकोट का मतलब होता है दो बीज पत्री पादप। ठीक है, तो टैप रूट किस में मिलेगी,
द्विबीजपत्री में, और फाइब्रस रूट किसमें मिलती है, एक बीजपत्री में मिलती है। इस तरीके से हमने यहां पर ये पूरी डिटेल इसकी देख ली है, आप इसको नोट डाउन कर लें और फिर हम अगले प्रश्न की चर्चा करेंगे। ठीक है, उससे पहले हम इन रूट के बारे में भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। एडवेंटिटस रूट और न्यूमेटोफोर, यहां दो प्रकार और दे रखे हैं। ठीक है, ये वाली जो जड़ें हैं ये रेडिकल के अलावा इसमें रेडिकल से रूट नहीं बनती। रेडिकल से जो रूट बनेगी वो तो अलग है। इसमें क्या होगा, जैसे ये मेरे पास कोई प्लांट है, इसमें ये नोड और इंटरनोड लगे हुए हैं, तो इस तरीके से ये एक तो इसमें जड़ यहां से निकली हुई है, जमीन के नीचे है, लेकिन जैसे मक्का है, बाजरा है, गन्ना है, जो मोनोकोट के प्लांट है, इनमें क्या होता है, प्लांट के अदर पार्ट से भी रूट का फॉर्मेशन हो जाता है इस तरीके से। तो इस तरीके की जड़ें हमें बाजरे में मिल जाती हैं, गन्ना में मिल जाती हैं, है ना, मक्का में मिल जाती हैं। तो इनको हम क्या कहते हैं, एडवेंटिटस रूट कहते हैं। और एडवेंटिटस रूट जो होती हैं, अपस्थानिक जो जड़ें होती हैं, इन अपस्थानिक जड़ों का फॉर्मेशन रेडिकल से नहीं होता है, रेडिकल से नहीं होता है। तो ये जो रूट बनती हैं वो रेडिकल से नहीं बनती हैं, ये रेडिकल के अलावा प्लांट के अदर पार्ट से बनती हैं, अदर पार्ट से बनती हैं। ठीक है, अदर पार्ट से बनती हैं, मतलब प्लांट एरियल भाग से बन जाती है ये, है ना। इसी तरीके से एक और है जड़ें, इन्हें कहते हैं न्यूमेटोफोर। तो न्यूमेटोफोर में क्या होता है, जैसे एक प्लांट है राइजोफोरा, इसमें क्या होता है, ये दलदलीय भूमि में पाए जाते हैं। ठीक है, तो वहां पर क्या होता है, इस सॉइल के अंदर किसकी कमी हो गई है, ऑक्सीजन की कमी है। तो इस पादप की जो जड़ें हैं वो इस तरीके से जमीन से बाहर निकल आती हैं, इस तरीके से जमीन से बाहर निकल आती हैं, और इन पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिससे ये क्या करती हैं, ये एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन को लेती हैं। ठीक है, एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन को ये ग्रहण कर लेती हैं। इनको न्यूमेटोफोर कहते हैं। इनको क्या कहते हैं, इनको न्यूमेटोफोर कहते हैं। तो न्यूमेटोफोर वाली ये वाली रूट है। तो न्यूमेटोफोर जो रूट है ना, वो वाटर का एब्जॉर्ब नहीं कर रही है, ये वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करती है। इनका मेन काम क्या है, इनका मेन काम है O2 को लेना, है ना, ये ऑक्सीजन को ग्रहण करती है, क्योंकि ये प्लांट जो है वो ऐसी भूमि में पाए जाते हैं जिसमें ऑक्सीजन की कमी है। तो वहां पर ये जमीन से बाहर निकल आती है और ये श्वसन क्रिया करती है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये चारों जड़ों के बारे में यहां पर चर्चा की है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, टैप रूट होगा। ठीक है, टैप रूट होगा। ये रेडिकल से बनती हैं और किस में पाई जाती हैं, डाइकोट प्लांट में पाई जाती हैं। ठीक है, डाइकोट प्लांट्स में पाई जाती हैं। चलो अगले प्रश्न की चर्चा कर लेते हैं। ये अगला प्रश्न है, विच स्ट्रक्चर प्रोटेक्ट्स द रूट टिप व्हाइल पेनिट्रेटिंग सॉइल। मिट्टी में प्रवेश करते समय जड़ शीर्ष की रक्षा कौन करता है। ठीक है, यहां पर ऑप्शन दे रखे हैं, रूट हेयर, रूट कैप, मैचुरेशन जोन, रूट कॉर्टेक्स। चलो पहले हम एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं और इसके बारे में चर्चा करेंगे। मैंने ये रूट का टॉप वाला भाग जो सबसे नीचे है ना, तो वो टिप वाला भाग बनाया है। इसमें अलग अलग जोन होते हैं या अलग अलग क्षेत्र होते हैं। ऐसे ही रूट की जो टिप होती है, इस रूट की टिप पर यहां पर एक संरचना लगी रहती है जिसे हम रूट कैप कहते हैं। क्या कहते हैं इसे रूट कैप कहते हैं। इसे हिंदी में मूल गोप कहते हैं। ये कलर दिख रहा है कि नहीं, है ना, इसे मूल गोप कहते हैं या फिर इसे रूट कैप कहते हैं। ठीक है, और ये जो सबसे ऊपर का भाग है इसे परिपक्वन क्षेत्र कहते हैं। परिपक्वन क्षेत्र कहते हैं, परिपक्वन या मैचुरेशन, ये मैचुरेशन जोन इसको कहते हैं। ठीक है, इसके नीचे जो भाग है
इसे कहते हैं दीर्घीकरण क्षेत्र। दीर्घीकरण क्षेत्र कहते हैं इसे कहते हैं इलोंगेशन रीजन। इलोंगेशन, ठीक है। और यहां जो सबसे पहला वाला भाग था जो रूट कैप के बाद शुरू हुआ है, इसे अपन कहते हैं ये मेरिस्टेमेटिक रीजन है। यहाँ की सेल लगातार डिवाइड होती रहती है, ठीक है। तो इस क्षेत्र की जो व्यवस्था रहेगी, ये विभज्योतक वाला क्षेत्र है। विभज्योतक क्षेत्र है, ये मेरिस्टेमेटिक रीजन है। एक बात को देखिए, तो ये हो गया रूट कैप। अब सपोज करो यहां पर अब एक मैंने यहां पर ये सॉइल के पार्टिकल्स बना दिए है ना, सॉइल के पार्टिकल्स हैं ये। अब ये रूट जब ऐसे ग्रो करेगी, अंदर की तरफ जाएगी, तो यहां पर फ्रिक्शन, घर्षण लगेगा। तो घर्षण की वजह से ये रूट की टिप डैमेज हो सकती है। तो इस रूट की टिप को डैमेज होने से बचाने के लिए इसमें क्या पाया जाता है, ये इसमें रूट कैप पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा रूट कैप, ठीक है। हमने आपको ये सब बता दिया है। एक बचा यहां पर ऑप्शन रूट हेयर। तो देखिए, ये जो परिपक्वन या मैचुरेशन रीजन होता है, यहां पर पाए जाते हैं रूट हेयर। इस तरीके से रूट हेयर पाए जाते हैं। और रूट हेयर का मेन काम क्या होता है? ये क्या काम करते हैं? ये वाटर को क्या करते हैं? वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। वाटर को ये एब्जॉर्ब करते हैं। तो इस तरीके से जब ये मिट्टी में, सॉइल में जब रूट एंटर करती है, तो उसकी टिप को, रूट की इस टिप को बचाने के लिए इसके ऊपर एक कैप लगी रहती है, इसे हम रूट कैप कहते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा रूट कैप, ठीक है। चलो अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगले प्रश्न में चर्चा हो रही है जड़ों में तीव्र कोशिका विभाजन किस क्षेत्र में होता है? विच रीजन इन रूट सो रैपिड सेल डिवीजन, ठीक है। चर्चा किसकी हो रही है यहाँ पर चर्चा हो रही है सेल डिवीजन की। रैपिड सेल डिवीजन किसमें होता है? अभी मैंने आपको बताया था, जैसे हम ये रूट के अलग अलग भाग देखते हैं, ठीक है। तो ये इलोंगेशन रीजन है, ये मैचुरेशन रीजन है, और ये मेरिस्टेमेटिक रीजन है। ये विभज्योतक क्षेत्र है सबसे पहले, उसके बाद दीर्घीकरण क्षेत्र है, और उसके बाद मैचुरेशन या परिपक्व क्षेत्र है। परिपक्व क्षेत्र पर हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है, जिनको अपन रूट हेयर बोल रहे थे, है ना। और यहाँ के ये जो टिप है ना, इसके ऊपर यहाँ पर पाई जाती है रूट कैप। तो ये मैंने बना दी रूट कैप, ठीक है। तो ये जो मेरिस्टेमेटिक रीजन है, ये जो विभज्योतक वाला क्षेत्र है, नाम से ही पता लग रहा है विभज्योतक, मतलब इसकी सेल क्या करती है? इसकी सेल में विभाजन जारी रहता है, मतलब ये डिवीजन करती रहती है। क्या करती है ये? डिवीजन। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? कौन सा क्षेत्र आएगा? इलोंगेशन रीजन नहीं होगा, मैचुरेशन रीजन नहीं होगा, मेरिस्टेमेटिक रीजन यही इसका आंसर है। रूट कैप रीजन ये नहीं होगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? मेरिस्टेमेटिक रीजन। अब यहां पर देखो, आपका एक और क्वेश्चन क्लियर होता है। यहां पर एक और क्वेश्चन क्लियर होता है, आपसे पूछ ले रूट में कितने क्षेत्र पाए जाते हैं या रीजन कितने होते हैं, तो आपका आंसर आएगा नंबर 1 मेरिस्टेमेटिक रीजन, नंबर 2 इलोंगेशन रीजन, नंबर 3 मैचुरेशन रीजन, ठीक है। तो ये 3 क्षेत्र हो गए, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे यहाँ से कई सारे क्वेश्चनों के आंसर निकलते हैं। रूट हेयर कहाँ पाए जाते हैं? रूट हेयर कहाँ पाए जाते हैं? तो आंसर आएगा मैचुरेशन रीजन में पाए जाते हैं। रूट कैप कहाँ पाई जाती है? तो आंसर आएगा मेरिस्टेमेटिक रीजन की टिप पर पाई जाती है रूट कैप। रूट कैप का काम क्या है? तो रूट की टिप को सॉइल के घर्षण से बचाना, ठीक है। रूट हेयर का काम क्या है? तो वाटर का एब्जॉर्ब करना। इस तरीके से बहुत सारे प्रश्न एक ही प्रश्न में से बन सकते हैं, उनके आंसर भी निकल सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ जो पूरी सीरीज चलने वाली है, ये व्याख्यात्मक हल के साथ होगी। इसमें आपके पूरे मॉर्फोलॉजी से संबंधित, प्लांट की जो मॉर्फोलॉजी उससे संबंधित सारे टॉपिक यहीं क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। हम कोशिश करेंगे कि पूरा चैप्टर यहाँ क्लियर हो जाए और कवर अप हो जाए। तो आप प्लीज संदीपनी क्लासेस के साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे आपको इसी प्रकार के और बेहतरीन वीडियो मिलते रहे, ठीक है। अगला प्रश्न है, किस पौधे में रेशेदार जड़ प्रणाली पाई जाती है? मतलब किसमें
फाइब्रस रूट पाई जाती है। फाइब्रस रूट किसमें पाई जाती है? तो अभी हमने चर्चा की थी, फाइब्रस रूट किसमें मिलती है? फाइब्रस रूट मिलती है मोनोकोट प्लांट में। मोनोकोट एक बीजपत्री पादप, एक बीजपत्री पादपों में, एक बीजपत्री पादपों में क्या पाई जाती है? रेशेदार जड़ें पाई जाती हैं, फाइब्रस जड़ पाई जाती है इस तरीके से। क्योंकि मोनोकोट में क्या होता है, जैसे ही सीड का जर्मिनेशन होता है तो इसमें से जो प्राइमरी रूट है वो जल्दी डैमेज हो जाती है, वो नष्ट हो जाती है, और इसके जगह पर इस तरीके से बहुत सारी जड़ें रेशे के रूप में निकलती हैं। इसीलिए हम इनको रेशेदार जड़ कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? रेशेदार जड़ कहते हैं। तो रेशेदार जड़ सिस्टम किसमें पाया जाता है? एक बीजपत्री में पाया जाता है। यहां पर देखिए ऑप्शन दिए हुए हैं, मस्टर्ड मतलब सरसों, ठीक है, वीट गेहूं, मटर और सूरजमुखी। सूरजमुखी। अब देखिए ये हमें यहां तो हम याद कर लेंगे कि ये मोनोकोट का है और वीट मोनोकोट का मेंबर है, तो इसका राइट आंसर तो होगा वीट। अब ऐसा तो है नहीं कि हम किसी पौधे को उखाड़ के देखें उसमें जड़ किस तरीके की है, तो हमें याद करना रहेगा, लेकिन कुछ पहचान के तरीके हैं कि हम मोनोकोट और डाइकोट प्लांट को कैसे पहचान सकते हैं। तो मोनोकोट की पहचान ये रहती है, हम इसे मोनोकोट और डाइकोट प्लांट को एक तो लीफ से पहचान सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ एक ये पौधा बनाया, सपोज करो ये बाजरे का पौधा है, तो देखिए इनकी पहचान के तरीके हैं। इनमें जो पत्तियां होती हैं वो फीते के नुमा होती हैं, रिबन लाइक होती हैं, ठीक है। यहीं पर डाइकोट के जो प्लांट रहते हैं, तो डाइकोट के प्लांट में एक तो मेन ऐसे जड़ से पहचान लेते हैं, इस तरीके से जड़ें निकली होंगी, इसकी जड़ इस तरीके से होंगी, फाइब्रस होंगी, है ना। इसमें टैप रूट सिस्टम पाया जाता है। इनकी पत्तियां इस तरीके से चौड़ी होती हैं, ऐसे चौड़ी होंगी, ठीक है। तो हम पत्तियों से पहचान सकते हैं, जड़ से पहचान सकते हैं। दूसरा, सीड से भी पहचान सकते हैं। अगर सीड में इस तरीके से दो बीज पत्र अलग अलग हो, जैसे कि चने में, तो ये द्विबीजपत्री हो गया। और अगर बीज पत्र एक हो जैसे मक्का में, तो वो फिर एक बीजपत्री होगा। तो ये होगा मोनोकोट और ये होगा डाइकोट, द्विबीजपत्री, ठीक है। तो इस तरीके से हम इनकी पहचान कर सकते हैं, ठीक है। जो मोनोकोट की लीफ होती है, मोनोकोट की लीफ इस तरीके से लंबी रहती है, ठीक है। इनके बीच में मिड रिब होती है, इसके पैरेलल इसकी सिराएं जाती हैं। इसका मतलब इनमें जो सिराओं का विन्यास है वो कैसा होता है? समांतर होता है। कैसा होता है? समांतर होता है, पैरेलल होता है। और डाइकोट में ये जालिकावत होता है, जालिकावत, रेटिकुलेट वेनेशन। इस तरीके से हम इसकी पहचान कर सकते हैं। मस्टर्ड डाइकोट का प्लांट है, ये डाइकोट प्लांट है। वीट ये मोनोकोट है। मटर ये भी डाइकोट है। सनफ्लावर ये भी डाइकोट है। तो अब आप देख लो इसका आंसर क्या निकलेगा, ठीक है। किस पौधे में रेशेदार जड़ प्रणाली पाई जाती है? तो इसका आंसर होगा मोनोकोट, और मोनोकोट का ऑप्शन है यहाँ पर वीट, तो इसका राइट आंसर होगा वीट में पाई जाती है। अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर अगला, बरगद में सहायक जड़ें कहां से बनती हैं? एडवेंटिटस रूट ऑफ बेनियान ट्री, है ना, अराइज फ्रॉम। देखो ये इस तरीके से एक मैंने बरगद का ये ट्री ड्रॉ किया है। ये इस तरीके का बरगद का ट्री है, इसमें ये बहुत सारी ब्रांचें लगेंगी। इसमें आपने देखा होगा इसकी ब्रांच से जड़ें नीचे की तरफ लटकती हैं इस तरीके से। ब्रांच से क्या क्या ऑप्शन है देखिए। बरगद में सहायक जड़ें कहां से बन रही है? लीफ से बनती हैं क्या? पत्ती से, नोड से मतलब पर्व संधि से, रेडिकल से, मूलांकुर से, फ्लावर स्टाल्क, है ना, इससे बनती है क्या? तो फिर आंसर देखिए इसमें से क्या होगा। राइट आंसर देखने की कोशिश करें। इसका राइट आंसर होगा नोड से, है ना।
पुष्पवृंत से। अब आप इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाइए, रूट कहां से निकलती हैं? तो रूट निकलती हैं नोड से। नोड और इंटरनोड क्या है? देखिए, नोड और इंटरनोड की वजह से हम तने में और जड़ में डिफरेंस कर पाते हैं। इस तरीके से जैसे मैंने एक प्लांट, कोई स्टेम है या कोई ब्रांच है, यहां पर, यहां से जैसे लीफ निकली, फिर यहां से लीफ निकली, है ना? या फिर मोनोकोट की बात करें तो ये, इसमें इस तरीके से आपने गन्ने में देखा होगा, इस तरीके से नोड पाई जाती हैं, नोड पाई जाती हैं। और इसके बीच के गैप को इंटरनोड कहते हैं। ये इसका पर्व है, ये इसकी पर्व संधि है। तो पर्व संधि यहां से पत्ती निकल रही है और बरगद में यहां से क्या निकलती है? जड़ निकलती हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? नोड होगा। अच्छा, बरगद में ये जो जड़ें निकलती हैं इनको हम क्या कहते हैं? तो इनको हम कहते हैं प्रॉप रूट। क्या कहते हैं? प्रॉप रूट कहते हैं। याद रखना, प्रॉप रूट किसमें पाई जाती है? बेनियन ट्री में पाई जाती है। प्रॉप रूट किसमें पाई जाती है? बेनियन ट्री में पाई जाती है। इसी तरीके, क्योंकि ये रेडिकल से नहीं निकली है, ये प्लांट के अदर पार्ट से निकली है, जैसे ब्रांच की नोड से निकली है। इसी तरीके से मोनोकोट के जो प्लांट हैं, इनमें एक तो जड़ें यहां से निकलती हैं, है ना, नीचे से निकली है, जमीन के अंदर है, लेकिन कुछ जड़ें यहां से भी निकलती हैं, इस नोड से निकलती हैं, इस वाली नोड से निकल रही हैं। इनको कहते हैं स्टिल्ट रूट। स्टिल्ट रूट। तो स्टिल्ट रूट किसमें पाई जाती है? तो आंसर क्या आएगा? मोनोकोट में, जैसे कि मक्का में, बाजरा में, है ना, और गन्ना में, है ना, गन्ना में भी मिलती है। तो इनको कहते हैं स्टिल्ट रूट। और इस जो बरगद का पेड़ है, इसमें पाई जाती हैं प्रॉप रूट। क्या पाई जाती हैं? प्रॉप रूट पाई जाती है। देखिए, एक क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन आपके कवर अप हो रहे हैं, तो प्लीज आप वीडियो को स्किप नहीं करें और वीडियो में अंत तक बने रहें, आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिलती रहेगी। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी जड़ रूपांतरण भोजन संग्रह करती है? विच रूट मॉडिफिकेशन स्टोर फूड। बात किसकी हो रही है? बात हो रही है रूट की। ऐसी रूट जो किसको स्टोर करके रखे? स्टोर किसको करती है? फूड को। किसको स्टोर कर रही है? फूड को। तो ऐसी जड़ कौन सी है? देखिए, कुछ नाम है। रेस्पिरेटरी रूट, देखो ये तो ऑप्शन में नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये तो रेस्पिरेशन से संबंधित है। और रेस्पिरेशन से संबंधित रूट को हम किस नाम से जानते हैं? हमने इससे पहले क्वेश्चन में चर्चा की है, तो आप कमेंट में बताएंगे कि रेस्पिरेटरी रूट को हम किस नाम से जानते हैं। ठीक है, अगला ऑप्शन है प्रॉप रूट। अगला ऑप्शन क्या है? प्रॉप रूट। अभी बताया है आपको, प्रॉप रूट किसमें पाई जाती है? प्रॉप रूट किसमें पाई जाती है? बरगद में पाई जाती है ना, बेनियन ट्री में पाई जाती है। ट्यूबरस रूट, ट्यूबरस रूट इसका आंसर होगा। स्टिल्ट रूट ये नहीं होगा। स्टिल्ट रूट किसमें पाई जाती है? मैंने अभी आपको बताया था, जैसे मोनोकोट के प्लांट है, वो मोनोकोट का प्लांट जैसे बाजरा में, गन्ना में, इस तरीके से ये इनमें पाई जाती है। ठीक है, तो ट्यूबरस रूट जो है वो फूड को क्या कर लेती है? स्टोर कर लेती है, इसीलिए वो मोटी मासल हो जाती है। जैसे आपने बहुत सारी जड़ें देखी हैं। इसके अलावा जैसे अपन थोड़ा सा और एग्जांपल देखें, जैसे मूली है ना, तो मूली ने क्या किया? फूड एब्जॉर्ब कर लिया, वो मोटी हो गई है। गाजर है, सलजम है, तो ये भी क्या करती हैं? स्टोरेज ऑफ फूड की वजह से इस तरीके की हो गई है। अगला प्रश्न देखिए, रूट हेयर किस क्षेत्र में बनते हैं? विच रीजन डेवलप्स रूट हेयर? मेरिस्टेमेटिक जोन, रूट कैप रीजन, इलोंगेशन रीजन, मैचुरेशन रीजन। चार ऑप्शन दिए हैं। तो डायग्राम जैसे अपन ड्रॉ करते हैं ये रूट का, तो इसमें ये पहला वाला भाग नंबर 1 मेरिस्टेमेटिक, मेरिस्टेमेटिक रीजन, इलोंगेशन रीजन और मैचुरेशन रीजन। ये रूट कैप। मैचुरेशन रीजन पर धागेनुमा इस तरीके की बहुत छोटी संरचनाएं पाई जाती हैं, इनको कहते हैं रूट हेयर। इनको क्या कहते हैं? रूट हेयर कहते हैं। तो ये रूट हेयर कहां मिल रहे हैं? तो विच रीजन डेवलप्स रूट हेयर? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा इसका? मैचुरेशन
जोन में, इसमें पाए जाते हैं, मैचुरेशन जोन में पाए जाते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलो अगले प्रश्न को देखते हैं। विच स्टेम फीचर डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम रूट? तने को जड़ से कौन सी विशेषता अलग करती है? मतलब यहां पूछा जा रहा है स्टेम और रूट में क्या क्या अंतर है, कैसे पहचानते हैं कि ये स्टेम है और कैसे पहचानते हैं कि ये रूट है। जैसे आलू जमीन के अंदर लगता है तो आलू को हम तना कहते हैं, और गाजर भी जमीन के अंदर लगती है तो हम उसको जड़ कहते हैं। तो किस तरीके से अपन इसमें अंतर कर पाते हैं? तो हमें याद क्या रखना है, जो स्टेम होता है इसमें नोड और इंटरनोड पाए जाते हैं, और रूट में नोड और इंटरनोड एब्सेंट होते हैं, है ना। मतलब पर्व और पर्व संधि, पर्व और पर्व संधि पाए जाते हैं, और इसमें पर्व और पर्व संधि एब्सेंट होते हैं। तो यहां पर देखिए क्या क्या ऑप्शन दिए हैं। एब्सेंस ऑफ लीव, पत्ती का अनुपस्थित होना, पत्ती का अनुपस्थित होना। दूसरा ऑप्शन है ग्रीन कलर, हरा रंग। तीसरा है प्रेजेंस ऑफ नोड्स एंड इंटरनोड, और प्रेजेंस ऑफ रूट हेयर। ठीक है, ये चार ऑप्शन दे रखे हैं। तो इसमें से जो बिल्कुल राइट आंसर है वो तो ये होगा, प्रेजेंस ऑफ नोड एंड इंटरनोड। इसके बेस पर हम पहचान लेते हैं कि ये स्टेम है या फिर ये रूट है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ रूट हेयर, तो स्टेम में स्टेम हेयर पाए जाते हैं इसकी जगह पर। ग्रीन कलर की बात हो रही है, तो ग्रीन कलर तो जैसे सिंघाड़े में जड़ें हैं वो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करती हैं, उनका कलर ग्रीन हो जाता है। एब्सेंस ऑफ लीव्स एक ऑप्शन ये भी है, लेकिन इन चार में से अगर हम देखें तो इसका बहुत ज्यादा क्लोज जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी आता है। ठीक है, तो इस तरीके से इस प्रश्न का ये आंसर है। हाँ, आलू किसका रूपांतरण है? पोटैटो इज मॉडिफिकेशन ऑफ, पोटैटो किसका मॉडिफिकेशन है? रूट का है, स्टेम ट्यूबर है, लीफ है, या फ्रूट है? तो ठीक है, आलू किसका है रूपांतरण है? तो आलू किसका रूपांतरण होता है? आलू रूपांतरण होता है तने का। ठीक है, ये जमीन के अंदर लगता है लेकिन है तो ये तना, और ये कैसा है? तो ये कैसा है? ये ट्यूबर लाइक स्ट्रक्चर है ना, ट्यूबर लाइक। इस पर आप ये इस तरीके के आलू पर आपको गड्ढे दिखेंगे, इनको अपन आलू की आंख कहते हैं। ये वास्तव में नोड और इंटरनोड के ही पार्ट हैं, और आपने ऐसा देखा होगा घर में रखे रखे आलू कई बार यहां से ये इस तरीके से इनमें ग्रोइंग हो जाती है इस तरीके से। ठीक है, एक आलू में जैसे ये चार पोर्शन है इसमें नोड वाले, तो जब हम इसे जमीन के अंदर इसकी बुवाई करते हैं ना, तो इसको अपन ऐसे काट के पीस में भी अलग अलग लगा सकते हैं, तो इससे चार प्लांट लगने की संभावना रहती है। ठीक है, हर एक भाग से ये ग्रो कर जाता है। तो इस तरीके से इसका राइट आंसर क्या होगा? ये स्टेम होता है क्योंकि इसमें नोड इंटरनोड पाई जाती हैं, और ये फूला हुआ है, इसने फूड को स्टोर कर लिया है, इसे हम ट्यूबर भी कह रहे हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पोटैटो इज मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम ट्यूबर। ठीक है, अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। विच फिलोटैक्सी शो वन लीफ पर नोड, है ना। ऐसी फिलोटैक्सी जिसमें क्या हो, एक नोड पर एक लीफ पाई जाती हो। जैसे ये कोई प्लांट है, इस पर मैंने यहां एक नोड बनाई, एक नोड यहां बनाई, एक नोड यहां बनाई, एक नोड यहां बनाई। वो कह रहे हैं कि इस नोड पर एक लीफ हो, इस नोड पर एक लीफ हो, इस नोड पर एक लीफ हो, इस नोड पर एक लीफ हो। इस तरीके से लीफ का अरेंजमेंट है। तो आप इसमें देखिए, इस लीफ और इस लीफ मतलब दो लीफ के बीच में एक का अंतर है, इसीलिए हम इस प्रकार को कहते हैं एकांतर। क्या कहते हैं? एकांतर। पर्ण विन्यास, पर्ण विन्यास।
अल्टरनेट, अल्टरनेट वेनेशन। ठीक है, अल्टरनेट, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अल्टरनेट होगा। क्या होगा? अल्टरनेट होगा, अपोजिट नहीं होगा। अपोजिट में क्या होता है? जैसे ये नोड है, ये नोड है, ये नोड है। अब देखो नाम से ही पता लग रहा है अपोजिट, तो एक लीफ इधर होती है और एक लीफ इसके जस्ट अपोजिट निकलती है। और यहां पूछा जा रहा है कि एक नोड पर एक लीफ, तो ये तो इसका ऑप्शन नहीं होगा। वर्ड, इसमें क्या होता है, जैसे ये नोड है, यहां से एक लीफ निकली, ये दूसरी निकली, ये तीसरी, ये चौथी, ये पांचवी, इस तरीके से, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। स्पाइरल, स्पाइरल, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? क्लोजली रिलेटेड आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, अल्टरनेट। क्या है? अल्टरनेट। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा अल्टरनेट। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। पैरेलल वेनेशन इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, समांतर शिराविन्यास किसका लक्षण है? डाइकोट का, मोनोकोट का, जिम्नोस्पर्म का, ब्रायोफाइट्स का। चार ऑप्शन दिए हैं, डाइकोट, मोनोकोट, है ना, और जिम्नोस्पर्म और ब्रायोफाइट्स। अभी हमने चर्चा की थी कि जो डाइकोट प्लांट होते हैं उनकी लीफ इस तरीके से चौड़ी होती है और उसमें एक मिडरिब होगी, इस तरीके से ये और सिराएं निकलती हैं, इनसे फिर छोटी छोटी वेन्स इस तरीके से निकलती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इस लीफ में क्या होगा? एक जाल जैसी संरचना बनती है, इसे कहते हैं रेटिकुलेट वेनेशन। क्या कहते हैं? रेटिकुलेट वेनेशन कहते हैं, जालिकावत शिराविन्यास कहते हैं, जालिकावत शिराविन्यास कहते हैं। ठीक है, तो रेटिकुलेट वेनेशन किसमें मिलता है? तो आपका आंसर आएगा डाइकोट लीफ में। किसमें बनता है? डाइकोट लीफ में। अभी हमने चर्चा की थी कि मोनोकोट लीफ में क्या होता है, जैसे ये बाजरे की लीफ है, ऐसे रिबन लाइक, इसमें बीच में मिडरिब होती है। ठीक है, और इसमें साइड से इस तरीके से बाकी की सिराएं निकलती हैं। तो इस तरीके का जो विन्यास है इसको अपन क्या कहते हैं? इसको अपन समांतर सिरा विन्यास कहते हैं। क्या कहते हैं? पैरेलल वेनेशन कहते हैं। तो पैरेलल वेनेशन का आंसर क्या होगा? क्योंकि ये पत्ती जैसे हमने किसकी बना ली है, ये पत्ती है जो सपोज करते हैं मक्का की या फिर बाजरा की, तो बाजरा और मक्का किस में आते हैं? डाइकोट में आते हैं कि मोनोकोट में आते हैं? तो आपका आंसर क्या आएगा? ये मोनोकोट के मेंबर है, इसीलिए समांतर सिरा विन्यास या पैरेलल लीफ का वेनेशन किस में पाया जाता है? तो आपका आंसर आएगा मोनोकोट में पाया जाता है। ठीक है, चलो अगले प्रश्न को देखते हैं। रेटिकुलेट वेनेशन अकर्स, जालिकावत शिराविन्यास किसमें पाया जाता है? जालिकावत, तो अभी हमने पढ़ा था कि जालिकावत शिराविन्यास किसमें मिलता है? डाइकोट में मिलता है। किसमें मिलता है? द्विबीजपत्री में मिलता है, द्विबीजपत्री पादपों में मिलता है, द्विबीजपत्री पादपों में मिलता है। ठीक है, तो इसका में देखिए ऑप्शन क्या क्या दिए हुए हैं यहाँ पर, मैंगो, वीट, मेज, सुगर केन। देखो ये तीनों प्लांट ये किसके हैं? ये मोनोकोट के हैं। ये अकेला किसका है? ये डाइकोट का है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फिर? इसका राइट आंसर होगा मेज, है ना, सॉरी मैंगो। इसका राइट आंसर क्या होगा? मैंगो होगा। ठीक है, हाँ, गेहूं नहीं होगा, मक्का नहीं होगा और गन्ना नहीं होगा, क्योंकि ये तीनों के तीनों किसके हैं? ये तीनों प्लांट एक बीजपत्री हैं, मोनोकोट हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, लीफलेट अटैच्ड ऑन ए कॉमन रेचिस बिलोंग टू, रेचिस पर जुड़े पर्णक किस प्रकार की पत्ती कहलाते हैं? जैसे हमने नीम की पत्ती देखी है, नीम की पत्ती में क्या होता है? इस तरीके से छोटे छोटे लीफलेट पाए जाते हैं। लीफलेट बबूल में देखे होंगे, सहजन में देखे हैं, इस तरीके से ये लीफलेट है। ठीक है, और ये जो बीच में जो संरचना निकली है ये रेचिस है, ये रेचिस बीच वाला भाग, जैसे अपन डाइकोट लीफ में मिडरिब कह रहे थे ऐसे इसमें रेचिस है। और ये 1 2 3 4 5 ये सारे क्या हैं? ये लीफलेट हैं। ये क्या हैं? ये लीफलेट हैं। तो लीफलेट और ये है इसकी रेचिस। तो वो कह रहे हैं कि इस प्रकार की लीफ को अपन क्या कहते हैं? पामेटली कंपाउंड लीफ, पिन्नेटली कंपाउंड लीफ, सिंपल लीफ या पैरेलल लीफ? पैरेलल लीफ ये तो कोई बात है ही नहीं। सिंपल लीफ, सिंपल लीफ का मतलब होता है कि इसके मार्जिन इस तरीके से हो, है ना, इस तरीके से। तो ये सिंपल लीफ, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा।
पिन्नेटली कंपाउंड लीफ, ये इसका राइट आंसर है। और पामेटली कंपाउंड लीफ, तो पामेटली में तो इस तरीके से लीफ लगती है, तो पामेटली कंपाउंड इसका आंसर नहीं होगा, इसका आंसर होगा पिन्नेटली कंपाउंड लीफ। क्योंकि ये जो पत्ती है वो कैसी पत्ती है, तो ये संयुक्त पर्ण है, संयुक्त पत्ती है, मतलब ये कंपाउंड लीफ है। और ये सिंपल लीफ है, सिंपल मतलब ये सरल पत्ती है, सरल। और ये कैसी है, कंपाउंड लीफ है। ठीक है, तो चलो अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। सिल्क कॉटन एक्सिबिट विच लीफ टाइप, सिल्क कॉटन में कौन सी पत्ती पाई जाती है? सिल्क कॉटन की बात हो रही है, सिल्क कॉटन, तो सिल्क कॉटन में सिंपल लीफ पाई जाती है, पिन्नेटली कंपाउंड लीफ पाई जाती है, पामेटली कंपाउंड लीफ पाई जाती है, या पैरेलल पाई जाती है? ये तो हटा ही दो, है ना, और सिंपल को भी हटा दो। सिल्क कॉटन में जो लीफ होती है वो इस तरीके से लगी होती है, जैसे यहां पर इस तरीके से। अब आप सपोज इसमें देखिए आंसर कौन सा मैच करता है इससे, इस तरीके से जैसे हथेली पर और ये लीफलेट लगे हो, तो पामेटली लीफ इस तरीके से, तो इसका आंसर क्या होगा, पामेटली कंपाउंड लीफ। ये इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। रेसिमोस पुष्पक्रम में किस प्रकार का क्रम होता है? रेसिमोस इनफ्लोरेसेंस शो विच फ्लोरल सक्सेशन, बेसिपिटल, एक्रोपिटल, अपोजिट, इरेग्युलर। ये दो ऑप्शन तो होंगे नहीं, इनको तो हटा ही देते हैं। ठीक है, बेसिपिटल और एक्रोपिटल में थोड़ा सा आप समझ लो, जैसे ये फ्लावर की एक्सिस बढ़ रही है, तो इसमें नया वाला फ्लावर ऊपर होगा और पुराने वाले फ्लावर नीचे होंगे। ठीक है, एक कंडीशन तो ये, और एक कंडीशन ये, जैसे ये फ्लावर की एक्सिस है, पुराने वाले फ्लावर ऊपर की तरफ हो और नए वाले फ्लावर नीचे की तरफ ऐसे लग रहे हो। तो इसमें एक होता है बेसिपिटल और एक होता है एक्रोपिटल। ठीक है, बेसिपिटल वाली कंडीशन ये है, ऐसे चल रही है ये, और एक्रोपिटल वाली कंडीशन ये है। जैसे सरसों में ऐसा होता है, सरसों में पुराने फ्लावर नीचे रह जाते हैं और नया फ्लावर ऊपर की तरफ चला जाता है, इसे कहते हैं एक्रोपिटल। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, एक्रोपिटल होगा। ठीक है, इसे एक्रोपिटल हिंदी में कहते हैं शीर्षाभिमुख, या फिर शीर्षाभिमुख, या फिर इसे कहते हैं अग्राभिसारी क्रम, अग्राभिसारी, अग्राभिसारी क्रम। और इसे कहते हैं जिसमें मतलब पुराना फूल है वो टॉप पर रहे और नए वाले फूल नीचे की तरफ लगते हैं, इसे कहते हैं बेसिपिटल या तलाभिसारी क्रम, तलाभिसारी क्रम। ठीक है, क्या कहते हैं, तलाभिसारी क्रम कहते हैं। चलो अगला प्रश्न देखें। साइमोस पुष्पक्रम की विशेषता पूछी गई है। साइमोस पुष्प, इसमें क्या होता है, अनलिमिटेड ग्रोथ होती है, टर्मिनल फ्लावर फॉर्मेशन होता है, एक्रोपिटल सक्सेशन, या लीफी ब्रांचेस ओनली। तो इसका राइट आंसर होगा टर्मिनल फ्लावर फॉर्मेशन, टर्मिनल साइमोस। तो साइमोस में क्या होगा, एक जैसे ये एक्सिस ग्रो कर रही है और इसके टॉप पर फ्लावर लगेगा और बात खत्म, तो इसे कहते हैं साइमोस टाइप का पुष्पक्रम, टर्मिनल फ्लावर फॉर्मेशन। ठीक है, अनलिमिटेड ग्रोथ नहीं होगी, अनलिमिटेड ग्रोथ नहीं होगी, नहीं तो वो फिर असीमाच्छ हो जाएगा, असीमित वृद्धि वाला। यहां बात हो रही है ससीमाच्छ की, सीमित वृद्धि वाले की। ठीक है, अगले प्रश्न की चर्चा करें। कौन सा फूल, विच फ्लावर इज एक्टिनोमॉर्फिक, एक्टिनोमॉर्फिक मतलब कौन सा फूल है जो त्रिज्या सममित होता है, त्रिज्या सममित होता है। त्रिज्या सममित मतलब जैसे मेरे पास ये कोई फ्लावर है, इस फ्लावर को मैं चाहे ऐसे काटूं, चाहे ऐसे काटूं, चाहे ऐसे काटूं, या फिर ऐसे काटूं, ये समान भागों में अगर कट जाता है तो हम इसे एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर कहते हैं। और एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर को जब हम फ्लावर डायग्राम लिखते हैं तो इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये वाला अपन साइन लगाते हैं, इस तरीके का चिन्ह लगाते हैं एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर के लिए, एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर के लिए इस तरीके का साइन अपन लगाते हैं। ठीक है,
और इसका मतलब होता है किसी भी एंगल से जब हम इसे काटते हैं तो ये दो बराबर भागों में बट जाता है। तो यहां पर ऑप्शन दिए हुए हैं जैसे मटर, केसिया, मस्टर्ड और गुलमोहर। ठीक है, गुलमोहर। तो इसका राइट आंसर होगा मस्टर्ड। क्या होगा? मस्टर्ड। सरसों के फूल में 4 क्या होंगे? कोरोला होते हैं 4। आपने देखे होंगे पीले रंग के होते हैं। मैं इसको ऐसे भी काट सकता हूं, इसको ऐसे भी काट सकता हूं। बाकी के इनमें इस तरीके की व्यवस्था नहीं होती। ये जाइगोमॉर्फिक होता है, ये भी जाइगोमॉर्फिक होता है और ये भी जाइगोमॉर्फिक होता है। ठीक है, मैंने ये जो परसेंटेज के निशान लगाए हैं ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं? ये वाले चिन्ह किसको रिप्रेजेंट करते हैं? ये जाइगोमॉर्फिक कंडीशन को रिप्रेजेंट करते हैं। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? जाइगोमॉर्फिक कंडीशन। और जाइगोमॉर्फिक कंडीशन का मतलब होता है एक फिक्स प्लेन से ही काटने पर फ्लावर दो भागों में डिवाइड होता है। लेकिन एक्टिनोमॉर्फिक में ऐसा नहीं होता है। एक्टिनोमॉर्फिक में किसी भी प्लेन से काटने पर ये दो बराबर भागों में बट जाता है। तो जो जाइगोमॉर्फिक होते हैं इनको कहते हैं एक व्यास सममित, और एक व्यास सममित का साइन होता है परसेंटेज वाला इस तरीके का, और एक्टिनोमॉर्फिक का साइन होता है गोले के अंदर प्लस का निशान। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। द्विपार्श्विक सममित वाले फूल का उदाहरण है। मतलब अब हमसे पूछा जा रहा है जाइगोमॉर्फिक फ्लावर। जाइगोमॉर्फिक फ्लावर का मतलब हो गया ऐसा फूल जो एक निश्चित प्लेन से काटने पर दो बराबर भागों में बंटता हो, उसे कहते हैं जाइगोमॉर्फिक। और ये है जाइगोमॉर्फिक का साइन। और इस पर देखिए ऑप्शन दे रखे हैं मटर, है ना, दथुरा, चिली और मस्टर्ड। मस्टर्ड तो अभी आ गई थी, एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर है इसमें तो ये वाला साइन लग रहा था। चिली भी इसी प्रकार के साइन वाली है, और दथुरे में भी एक्टिनोमॉर्फिक कंडीशन पाई जाती है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा मटर। मटर कैसा फ्लावर है? ये जाइगोमॉर्फिक फ्लावर है। ठीक है, वीडियो को स्किप नहीं करें, हर एक चीज को आप देखते रहें। हर एक चीज आपको एक नया क्वेश्चन तैयार करवा रही है। ठीक है, तो हमने 2 क्वेश्चन ये भी तैयार कर लिए। एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर को किस साइन से दर्शाते हैं और जाइगोमॉर्फिक फ्लावर को किस साइन से दर्शाते हैं। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देख लेते हैं। ट्विस्टेड एस्टिवेशन अकर्स इन। ट्विस्टेड प्रकार का जो एस्टिवेशन है वो किसमें पाया जाता है? ऑप्शन दे रखे हैं कैलोट्रोपिस, चाइना रोज, पी और गुलमोहर। ठीक है, कैलोट्रोपिस, मटर, गुलमोहर, है ना। कैलोट्रोपिस को अपन आक कहते हैं, है ना, भोले बाबा पर चढ़ाने वाला आक वही है। और चाइना रोज को अपन कहते हैं गुड़हल, गुड़हल। ठीक है, मटर और गुलमोहर। देखो पहले तो अपन ये समझे ट्विस्टेड का मतलब क्या होता है। ट्विस्टेड को कहते हैं अपन व्यावर्तित। क्या कहते हैं? व्यावर्तित कहते हैं। और जब फूल के अंदर जो दल है ना, इसके दल पुंज मतलब कोरोला, तो कोरोला किस तरीके से रहते हैं? जैसे कोरोला में एक सिरा उसका बाहर, एक अंदर, एक बाहर, एक अंदर, एक बाहर, एक अंदर, एक बाहर, एक अंदर, इस तरीके से अगर व्यवस्था अरेंजमेंट है तो हम उसे कहते हैं ट्विस्टेड। क्या कहते हैं? उसे ट्विस्टेड कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्विस्टेड कहते हैं। तो इस तरीके की कंडीशन किसमें पाई जाती है? इस तरीके की कंडीशन पाई जाती है गुड़हल में। किसमें पाई जाती है? हिबिस्कस में पाई जाती है। हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस गुड़हल का बॉटनिकल नेम है, और इसको हम चाइना रोज के नाम से जानते हैं। इसको हम किस नाम से जानते हैं? चाइना रोज के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस या गुड़हल में कौन सा एस्टिवेशन पाया जाता है? ट्विस्टेड पाया जाता है। ट्विस्टेड मतलब व्यावर्तित एस्टिवेशन पाया जाता है। ठीक है, व्यावर्तित एस्टिवेशन किसमें पाया जाता है? तो राइट आंसर क्या आएगा? चाइना रोज। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। यहां पर मैंने 4 बनाए हैं, ये 5 होती है इसमें, है ना। गुड़हल में कोरोला या दलपुंज की संख्या कितनी होती है? 5 होती है, ध्यान रखना 5। चलो अगले प्रश्न पर चर्चा करेंगे। पेप्लियोनेसियस भेदन किसमें पाया जाता है? वैक्सिलरी। वैक्सिलरी एस्टिवेशन इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फेबेसी,
सोलोनेसी, ब्रेसिकेसी, पोएसी। पोएसी या ग्रेमिनी ये गेहूं वाला कुल है, इसमें गेहूं आता है। ब्रेसिकेसी में सरसों आती है, सरसों आती है। सोलिनेसी में टमाटर, बैगन, मिर्च ये आते हैं। फैवेसी में ये मटर कुल का भाग है, सॉरी कुल है, इसमें मटर आती है, चना आता है, इस तरीके से ये मटर कुल के हैं फेविएसी। तो वो पूछ रहे हैं वैक्सिलरी, वैक्सिलरी टाइप पूछ रहे हैं। वैक्सिलरी का मतलब क्या होता है, देखिए एक सेपल तो इस तरीके से बड़ा होता है, बाहर की तरफ लगा रहता है, ठीक है। दो इसके सिरे इस तरीके से रहते हैं, इस तरीके से, और दो इस तरीके से लगे रहते हैं, लेकिन ये आपस में जुड़े हुए हैं। ये दो आपस में जुड़े हैं, ये दो आपस में फ्री हैं, एक अलग है, ठीक है। तो इसमें हम ऐसे जब इसका फ्लावर फॉर्मूला लिखते हैं तो सी को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, 2 + 2 + 1, ठीक है, इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए इस फ्लावर को मैं ऐसे काटता हूं तो ये दो बराबर भागों में बढ़ जाता है, इसका मतलब ये जाइगोमॉर्फिक कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इसमें ये जो इस तरीके से रहता है ना, एक बड़ा दो छोटे, दो और छोटे, लेकिन ये आपस में यहां से जुड़े हुए हैं, तो हम इसको कहते हैं वैक्सिलरी टाइप का, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा फेविएसी। इसका राइट आंसर क्या है, फेविएसी। मटर कुल, मटर कुल के पादपों में इस तरीके की कंडीशन पाई जाती है, ठीक है। चलो अगले प्रश्न को देखते हैं। हाइपोगाइनस कंडीशन, हाइपोगाइनस ओवरी किसमें पाई जाती है, हाइपोगाइनस ओवरी किसमें पाई जाती है, ठीक है। देखो हमें तीन बातें याद रखनी है। एक कंडीशन होती है एपिगाइनस, एक होती है हाइपोगाइनस, और एक होती है पेरिगाइनस। यहां की कौन सी पूछी जा रही है, हाइपोगाइनस, मतलब ये सुपीरियर होती है, इन्फीरियर होती है, हाफ इन्फीरियर होती है, या एब्सेंट होती है, ठीक है। तो हाइपोगाइनस कंडीशन की बारे में बात हो रही है। देखो इधर एक कंडीशन, दूसरी कंडीशन, ये तीसरी कंडीशन। फ्लावर के अदर पार्ट यहां से निकले हूं, यहां से, ठीक है, फ्लावर के अदर पार्ट्स यहां से निकले हूं। फ्लावर्स के अदर पार्ट इस तरीके से निकले हों, देखो तीन कंडीशन है। ओवरी सबसे ऊपर हो, ओवरी बीच में हो, और ओवरी सबसे अंदर धसी हुई हो। आपने मार्केट से तोरई खरीदी होगी, सब्जी बनाते हैं ना, अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से जानते हैं, लौकी तोरई की जो बात कर रहे हैं, उसमें आप देखना उसकी बेल पर, उस पर जब फ्लावर लगता है ना, तो पहले से इस तरीके से ओवरी नीचे रहती है, फ्लावर यहां लगा होता है। ये वाली कंडीशन होती है, ये वाली कंडीशन होती है। फ्लावर फॉर्मूला लिखते हैं तब हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, जी के ऊपर निशान लगाते हैं, मतलब ये ओवरी कैसी है, इंफीरियर कंडीशन है, इंफीरियर। और इस वाली कंडीशन के लिए हम निशान ये वाला लगाते हैं, मतलब ये सुपीरियर ओवरी है। ये कैसी है, सुपीरियर ओवरी है। ये इंफीरियर है, ये सुपीरियर है। और ये इस वाली कंडीशन के लिए लगाते हैं हम इस तरीके से, या तो इसे हाफ इंफीरियर कह लें या फिर इसे हाफ सुपीरियर कह लें, ठीक है। तो ये वाली जो कंडीशन है ये कौन सी है, इंफीरियर कंडीशन है। ये कौन सी कंडीशन है, ये कौन सी है, सुपीरियर कंडीशन है। कौन सी है, ये सुपीरियर कंडीशन है। ये हाफ इंफीरियर या हाफ सुपीरियर है। हमसे पूछा जा रहा है हाइपोगाइनस कंडीशन, तो हाइपोगाइनस कंडीशन का आंसर आता है
सुपर, है ना, मतलब टॉप पर होगी ओवरी, बाकी के पार्ट्स निकलेंगे फ्लावर के नीचे से। जैसे मैं इसको मान लूं जायांग या इसको मान लूं मैं गाइनोशियम, तो फ्लावर के अदर पार्ट फिर यहां से निकलेंगे, यहां नीचे से। तो हम कहते हैं इसे ओवरी टॉप पर है, तो सुपीरियर ओवरी कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? सुपीरियर ओवरी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा सुपीरियर ओवरी। ठीक है। एपिगाइनस कंडीशन में इंफीरियर होता है, एपिगाइनस में इंफीरियर कंडीशन होती है। तो हाइपोगाइनस के लिए तो लगाते हैं हम सुपीरियर, है ना, हाइपोगाइनस के लिए क्या लगाते हैं? सुपीरियर। और इंफीरियर के लिए क्या लगाते हैं अपन? एपिगाइनस। अब याद कैसे करेंगे? तो इसमें थोड़ी सी ट्रिक लगा लेते हैं अपन, है ना। देखिए यहां पर ये आई है और ये ई है, आई है और ई है, दोनों ही अंग्रेजी के क्या है? ये वोवल है, स्वर है। तो एपिगाइनस कंडीशन में इंफीरियर ओवरी होगी ई आई, हाइपोगाइनस कंडीशन में सुपीरियर ओवरी होगी। ठीक है। इस तरीके से इसको थोड़ा सा याद रख सकते हैं। याद करने के तरीके हैं अपने अपने, मैंने इस तरीके से इनको याद कर रखा है। आप अपने तरीके से भी ट्रिक से याद रख सकते हो या फिर ऐसे डायरेक्ट भी याद रख सकते हो। देखो दोनों ई और आई दोनों स्वर हैं, वोवल हैं। तो ई आई मतलब कंडीशन क्या हो गई? ई का मतलब एपिगाइनस, आई का मतलब इंफीरियर, एच का मतलब हाइपोगाइनस, एस का मतलब सुपीरियर ओवरी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा सुपीरियर ओवरी। ठीक है। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। एपिगाइनस कंडीशन, एपिगाइनस किस में पाई जाती है? एपिगाइनस कंडीशन की बात हो रही है। एपिगाइनस कंडीशन का मतलब हो गया ओवरी अंदर धंस जाए, ओवरी अंदर धंस जाए और फ्लावर के अदर पार्ट्स इस ओवरी को इस तरीके से कवर्ड कर लें, ये। और जब ये फल में कन्वर्ट होगा, ठीक है, तो बाकी के फ्लावर के पार्ट देखो यहां से निकल रहे हैं, यहां से ऐसे, ये वाली कंडीशन है। तो किस में पाई जाती है? मस्टर्ड में, धतूरे में, है ना, रोज गुलाब में, या फिर गुआवा में। इसका राइट आंसर होगा गुआवा में। अमरूद हम जब खाते हैं तो अमरूद के जो पूरा फूला हुआ भाग है उसके ऊपर आप देखना, आपको वहां छोटी छोटी पत्ती जैसी नजर आएंगी, है ना। तो वो उसके ये वाले भाग हैं, जैसे कैलेक्स कोरोला वगैरह है। तो इसका राइट आंसर होगा गुआवा। तो गुआवा कैसी कंडीशन है? ये ओवरी कैसी हो गई? ये इंफीरियर ओवरी हो गई, इंफीरियर। तो इंफीरियर ओवरी इसमें पाई जाती है। कंडीशन क्या है? एपिगाइनस। ठीक है। अब देखो रोज में, गुलाब में कंडीशन इस तरीके से होती है, ये इस तरीके से, यहां पर ये इसके फ्लावर की व्यवस्था है। तो ये हाफ सुपीरियर, हाफ इंफीरियर, सॉरी, इस तरीके की कंडीशन आती है। ये पेरीगाइनस कंडीशन है। मस्टर्ड और धतूरे में हाइपोगाइनस कंडीशन होती है। ठीक है, क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं। इस तरीके से बहुत सारी डिटेल अपनी कवर अप हो रही है, तो आप प्लीज वीडियो में बने रहें लास्ट तक, आपको बहुत कुछ जानकारी मिलेंगी। अगला प्रश्न है, एपिपेटलस स्टामेन्स अकर्स। एपिपेटलस स्टामेन किस में पाए जाते हैं? लिली में पाए जाते हैं, ब्रिंजल में पाए जाते हैं, मटर में पाए जाते हैं, मस्टर्ड में पाए जाते हैं, मतलब बैगन में पाए जाते हैं, मटर, सरसों, या फिर लिली जलकुंभी में, है ना। इसका राइट आंसर होगा, क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर है ब्रिंजल बैगन में। और एपिपेटलस का मतलब क्या होता है? एपिपेटलस, पेटल्स के साथ ये आपस में फ्यूज हो। तो जैसे ये गाइनोशियम और ये इसके स्टामेन, और ये स्टामेन इस तरीके से इनके साथ जुड़े हैं, है ना, ऐसे जुड़े हुए हैं, यहां पर ये अटैच हैं। तो इस कंडीशन को कहते हैं एपिपेटलस कंडीशन। तो किस में पाई जाती है? बैगन में पाई जाती है। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। डाइडेल्फस स्टामेन्स अकर। डाइडेल्फस मटर में, चाइना रोज में, मस्टर्ड में और कुकुम्बर में, है ना। कुकुम्बर में, मस्टर्ड में, चाइना रोज में और मटर में डाइडेल्फस कंडीशन मतलब द्विसंघी व्यवस्था की बात हो रही है। द्विसंघी
संघी। ठीक है, अब देखो मटर में क्या होता है, मटर में इस तरीके से, ये तो गाइनोशियम है, ठीक है, और मटर में एक इस तरीके से 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक अलग 10, ये है इसके स्टामेन 10। ठीक है, तो जब हम मटर का फ्लावर फॉर्मूला लिखते हैं तो उसमें हम लिखते हैं A1 + 9। ठीक है, और इसमें अब इस तरीके से एक इसमें ये बड़ा होता है और ये बाकी की कंडीशन ये छोटी रहती है, तो और 2 इसमें जुड़े हुए हैं, ये हैं इनके कोरोला। ठीक है, और सबसे बाहर की तरफ यहां पर लगे हुए हैं कैलेक्स, कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम। तो व्यवस्था क्या है इसमें, 2 है, मतलब 9 पुंकेसर तो एक साथ हैं 9, और एक अकेला पुंकेसर अलग है, तो नंबर ऑफ टोटल जो पुंकेसर हैं, जो स्टामेन है वो कितने हैं इसमें, वो तो है 10, 9 अलग हैं एक अलग है, इसीलिए हम इस कंडीशन को कहते हैं द्विसंगी कंडीशन, मतलब ये 2 अलग अलग संघों में पाए जाते हैं, इस कंडीशन को कहते हैं डाइडेल्फस स्टामेन सकर्स। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, डाइडेल्फस कंडीशन किसमें मिलती है, मटर में मिलती है, याद रखना डाइडेल्फस कंडीशन किसमें मिलती है, मटर में मिलती है। और मोनोडेल्फस एक संघी व्यवस्था मिलती है चाइना रोज में। चाइना रोज में क्या होता है, ये सारे पुंकेसर जो स्टामेन है ना, ये आपस में मिलके एक इस तरीके से ट्यूब बना लेते हैं और इस ट्यूब पर ये इस तरीके से लगे रहते हैं, बहुत सारे होते हैं, गिन नहीं पाते इनको, अनंत होते हैं, इनफिनाइट होते हैं ये इस तरीके से, और इसी के बीच में इसमें फीमेल वाला भाग रहता है इस तरीके से, ये तो इसे कहते हैं एक संघी कंडीशन, इसे क्या कहते हैं, एक संघी। और मटर में क्या कंडीशन है, द्विसंघी। ठीक है, ये द्विसंघी कंडीशन होती है। चलो अगला प्रश्न क्या है, सिनकार्पस ओवरी मींस, सिनकार्पस अंडाशय का अर्थ क्या है, सिनकार्पस ओवरी का मतलब क्या है, मतलब इसे हिंदी में कहते हैं संयुक्तांडपी, सिनकार्पस मतलब संयुक्तांडपी अंडाशय, संयुक्तांडपी अंडाशय। तो संयुक्तांडपी अंडाशय का मतलब क्या होगा, जैसे जो गाइनोशियम है, गाइनोशियम मतलब जायांग, तो जायांग में क्या पाए जाएंगे, स्त्री केसर या कार्पल, है ना। तो कार्पल की संख्या कितनी है, अगर स्त्री केसर या कार्पल की संख्या 1 से अधिक है, कैसी है, 1 से अधिक है, तो फिर 2 कंडीशन बनेगी, 1 से अधिक है तो 2 कंडीशन बनेगी, क्या वो सारे आपस में फ्री हैं या फिर वो आपस में जुड़े हुए हैं, या तो वो ज्वाइंट होंगे, ज्वाइन होंगे वो, या फिर वो आपस में फ्री होंगे। अगर फ्री हैं तो कंडीशन कहलाती है एपोकार्पस, और अगर जुड़े हुए हैं तो कंडीशन कहलाती है सिनकार्पस। ठीक है, एपोकार्पस का मतलब हो गया व्युक्तांडपी, व्युक्तांडपी, और इसे कहते हैं संयुक्तांडपी। तो सिनकार्पस ओवरी का मतलब क्या हो गया, फ्यूज्ड कार्पल, फ्यूज्ड कार्पल, संलयित कार्पल, है ना, मतलब अंडप आपस में क्या होंगे, जुड़े हुए होंगे, इसका मतलब क्या हो गया, अंडप जुड़े होंगे, अंडप आपस में क्या होंगे, जुड़े होंगे, तो फ्यूज्ड कार्पल हो गया। ठीक है, तो सिनकार्पस का मतलब हो गया फ्यूज्ड कार्पल। और अगर फ्री कार्पल आता है, फ्री कार्पल, तो इस कंडीशन को अपन क्या कहते हैं, इस कंडीशन को क्या कहते हैं, एपोकार्पस कहते हैं, क्या कहते हैं, एपोकार्पस कंडीशन कहते हैं। ठीक है, फ्यूज्ड कार्पल मतलब सिनकार्पस, फ्री कार्पल मतलब एपोकार्पस। ठीक है, अब फ्री कार्पल किस में पाए जाते हैं और फ्यूज्ड किस में पाए जाते हैं, तो यहां आपको याद रखना है, अफीम, अफीम में पाए जाते हैं फ्यूज्ड कार्पल,
और फ्री कार्पल पाए जाते हैं माइचेलिया में। माइचेलिया, ठीक है। ये एनसीईआरटी में दोनों ही नाम दे रखे हैं, तो आप दोनों को याद कर लें, क्योंकि प्रश्न अगर इस तरीके का आता है तो फिर ये आपको ऑप्शन में मिल जाएंगे। तो माइचेलिया में फ्री कार्पल होंगे और अफीम में फ्यूज्ड कार्पल होंगे, ठीक है। चलो अगले प्रश्न की चर्चा करेंगे। मार्जिनल प्लेसेंटेशन अकर्स इन, सीमांत प्लेसेंटेशन बीजांडान्यास, मार्जिनल सीमांत बीजांडान्यास किसमें पाया जाता है? मस्टर्ड में नहीं पाया जाता, लेमन में नहीं पाया जाता, टमाटो में नहीं पाया जाता। ऑप्शन क्या बचा है? मटर। मटर में पाया जाता है सीमांत बीजांडान्यास। आपने मटर की फली देखी होगी, तो इसमें आपको इस तरीके से मटर के दाने लगे हुए मिलेंगे, इस तरीके से। तो इसे कहते हैं सीमांत बीजांडान्यास, ठीक है। मस्टर्ड में होता है पैराइटल, वित्तीय, है ना। और नींबू को अपन काटते हैं ना ऐसे, तो इस नींबू में इस तरीके से तो मिलते हैं अलग अलग चेम्बर, इनमें यहां सीड लगे रहते हैं, ये बीजांडान्यास, ठीक है। टमाटो में इस तरीके से प्लेसेंटा लगा रहता है, यहां पर सीड लगे हुए हैं इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके की कंडीशन रहती है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा मटर में, ठीक है। चलो अगला प्रश्न देखें। एक्साइल प्लेसेंटेशन, एक्साइल ये किसमें पाया जाता है? तो एक्साइल पाया जाता है किसमें? देखिए ऑप्शन क्या है? चाइना रोज, सनफ्लावर, पी और मस्टर्ड। सरसों में, मटर में, सूरजमुखी में, गुड़हल में। तो इसका राइट आंसर होगा गुड़हल में, ठीक है। एक्साइल प्लेसेंटेशन किसमें पाया जाता है? अच्छी बीजांडान्यास किसमें पाया जाता है? तो राइट आंसर आएगा इसका गुड़हल में पाया जाता है, अच्छी पाया जाता है गुड़हल में, ठीक है। अगला प्रश्न है पैराइटल प्लेसेंटेशन, पार्श्वीय बीजांडान्यास किसमें पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर आएगा मस्टर्ड में, है ना। पैराइटल किसमें पाया जाता है? मस्टर्ड में पाया जाता है। पैराइटल किसमें पाया जाता है? मस्टर्ड में पाया जाता है। फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन, फ्री सेंट्रल, है ना। तो फ्री सेंट्रल किसमें होगा? डाइएंथस, मटर, है ना, टमाटर और सनफ्लावर। तो इसका राइट आंसर होगा डाइएंथस में। डाइएंथस में फ्री सेंट्रल होता है, डाइएंथस में क्या होगा? फ्री सेंट्रल होगा। अगला है बेसल प्लेसेंटेशन, आधारीय, आधारीय बीजांडान्यास किसमें पाया जाता है? आधारीय बीजांडान्यास पाया जाता है सूर्यमुखी में। किसमें पाया जाता है? सूर्यमुखी में। मटर में नहीं होगा, सरसों में नहीं होगा, लेमन में नहीं होगा, राइट आंसर होगा सनफ्लावर में। सनफ्लावर में पाया जाता है बेसल प्लेसेंटेशन। अगला क्वेश्चन है फल से संबंधित है, ड्रूप, ड्रूप फ्रूट कौन सा है? ड्रूप फ्रूट कौन सा है? ऑप्शन दिए हुए हैं गुआवा, मैंगो, टोमेटो और ब्रिंजल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा मैंगो में। मतलब आम कैसा फल है? आम ये अस्टिल फल है या ड्रूप फ्रूट है, ठीक है। गुआवा नहीं होगा, टोमेटो नहीं होगा, ब्रिंजल नहीं होगा। आप वैसे भी इनमें थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएंगे अपना तो आंसर निकल आएगा। मतलब गुआवा के अंदर, अमरूद के अंदर और टमाटर के अंदर और बैगन के अंदर बीजों को देखिए, बीजों का कॉम्बिनेशन देखिए, बिखरे हुए से हैं, बहुत सारे हैं। लेकिन मैंगो का सिस्टम थोड़ा सा अलग है, एक ही सीड है। तो वैसे भी इसका आंसर आसानी से निकल आएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा तो आंसर निकल आएगा, ठीक है। लेकिन इस तरीके की चीजें जब निकल पाती हैं जब हम उसको पढ़ लेते हैं एक बार, या फिर हम इस तरीके से उनको देख लेते हैं और समझ पाते हैं, तब निकल पाता है इसका आंसर। तो आप अगले प्रश्न को देख लेते हैं। इन कोकोनट मीजोकार्प इज, नारियल में जो मीजोकार्प है, मतलब जो मध्य फल विक्ति है, मध्य फल विक्ति, ये किस प्रकार की होती है? मतलब फ्लैसी होती है,
फाइब्रस होती है, स्टोनी होती है या ड्राई होती है, 4 ऑप्शन दिए हैं। तो देखिए नारियल के अंदर एक तो इस तरीके की बाहर की लेयर होती है, ठीक है। फिर नारियल के अंदर एक लेयर इस तरीके से रेशेदार होती है, जिसमें रेशे जटा जिसे कहते हैं, रेशे पाए जाते हैं पूरी में, ठीक है। इस तरीके से उसमें रेशे लगे हुए हैं। फिर इसके अंदर एक हार्ड लेयर आती है, हार्ड सरफेस आती है। तो इसके अंदर ये हार्ड सरफेस है, ये वाली हार्ड, जिसे अपन तोड़ के इसके अंदर से इसका एंडोस्पर्म निकालते हैं। और इसके अंदर होता है एक एंडोस्पर्म, ये, और इस एंडोस्पर्म के अंदर भरा रहता है तरल एंडोस्पर्म, इस तरीके से। तो ये क्या है इसकी, ये आउटर लेयर है, ये ग्रीन वाली ये मिडिल है, और ये इनर है, और ये दोनों एंडोस्पर्म हैं। ये दोनों क्या हैं इसके, एंडोस्पर्म हैं, मतलब ये दोनों क्या हैं इसके, भ्रूणपोष हैं। ये आउटर लेयर मतलब बाह्य फलवित्ती, बाह्य फलवित्ती, ये मध्य फलवित्ती, ये आंतरिक फलवित्ती, आंतरिक फलवित्ती, ठीक है। तो ये 3 इसमें क्या पाई जाती है, फलवित्ती पाई जाती है। अब आपसे डायरेक्ट ये भी तो पूछ सकते हैं नारियल में कितनी फलवित्ती होती है, फ्रूट बॉल कितनी होती है। तो नारियल में फ्रूट बॉल होती है 3, है ना। तो ये एपिकार्प, मीजोकार्प, एंडोकार्प, है ना। फलवित्ती को अपन क्या कह रहे हैं, पेरिकार्प। तो पेरिकार्प, पेरिकार्प के एक तो हो गई यहां सबसे बाहर की तरफ एपी, बीच में मीजो और एंडो। और यहां पूछ क्या रहे हैं हमसे कि इसमें मीजोकार्प कैसी होती है। तो देखिए मीजोकार्प में क्या पाए जाते हैं, रेशे पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, रेशे पाए जाते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा फाइब्रस, ठीक है। फाइब्रस आंसर होगा इसका, ठीक है। फाइब्रस होती है नारियल में, मीजोकार्प कैसी होती है, फाइब्रस होती है। अच्छा आपसे ये पूछ ले नारियल में खाते किसको है, नारियल में खाने योग्य भाग कौन सा है, खाने योग्य भाग, एडिबल पार्ट कौन सा है नारियल का। तो आपका आंसर क्या आएगा, क्या आएगा आपका आंसर, एंडोस्पर्म। क्या आंसर आएगा, एंडोस्पर्म को खाया जाता है, भ्रूणपोष को खाया जाता है। कौन सा भ्रूणपोष खाते हैं, तो आपका आंसर क्या आएगा। तो इसमें 2 प्रकार के एंडोस्पर्म होते हैं, एक तो होता है फ्री मतलब केंद्रकीय न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, और एक होता है भित्ति वाला, इसमें भित्ति बन जाती है ना। न्यूक्लियर एंडोस्पर्म जो लिक्विड फॉर्म में होता है, एक सॉलिड फॉर्म में होता है, जो भित्ति के रूप में होता है। हम दोनों को ही खाते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट डेवलप्स, पार्थेनोकार्पिक, पार्थेनोकार्पिक की बात हो रही है। बिना निषेचन के हमने फल बनवा दिया है, बिना निषेचन के फल के बनने को क्या कहते हैं। तो देखिए पार्थेनोकार्पिक जो फ्रूट होते हैं उनको कैसे बनाते हैं, विथ फर्टिलाइजेशन, विदाउट फर्टिलाइजेशन, फ्रॉम ओव्यूल्स ओनली, बाय डबल फर्टिलाइजेशन। देखो डबल फर्टिलाइजेशन से क्या होता है, तो डबल फर्टिलाइजेशन से तो एक सीड बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा और एंडोस्पर्म बनेगा, ठीक है। ओव्यूल से सीड बनता है, तो ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा। विदाउट फर्टिलाइजेशन, देखो पार्थेनोकार्पिक शब्द लिखा है ना, तो पार्थेनोकार्पिक में क्या कराते हैं अपन, फर्टिलाइजेशन नहीं कराते, फर्टिलाइजेशन नहीं कराते, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विदाउट फर्टिलाइजेशन। निषेचन के बिना हम क्या बना लेते हैं, पार्थेनोकार्पिक फल बना लेते हैं। और पार्थेनोकार्पिक फल का मतलब हो गया अनिषेक फल, अनिषेक फल, ठीक है। तो इस राइट आंसर क्या होगा, विदाउट फर्टिलाइजेशन। अगला प्रश्न, डाइकोट सीड कंटेन्स, डाइकोट बीज में होते हैं 1 कोटिलीडंस, 2 कोटिलीडंस, 3 कोटिलीडंस, हटाओ इसे,
एंडोस्पर्म ओनली, हटाओ इसे। अब बात बचती है ये, मतलब एक बीज पत्र होता है उनमें या द्विबीज पत्र, मतलब दो बीज पत्र होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या क्या रहे हैं अपन, डाई। डाई का मतलब क्या होता है, डाई का मतलब होता है दो, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, टू कोटिलिडन्स। क्या आंसर हो जाएगा, टू कोटिलिडन्स। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। मोनोकॉट सीड एम्ब्रियो कंटेन्स, मोनोकॉट बीज के भ्रूण में होते हैं टू कोटिलिडन्स। अगर टू कोटिलिडन्स होते तो ये तो द्विबीजपत्री की बात हो रही है। वन कोटिलिडन्स या वन स्कुटेलम, ये इसका राइट आंसर है। एंडोस्पर्म इसे हटाओ, टू एम्ब्रियो इसे भी हटाओ, ये नहीं होंगे। वन होता है, वन कोटिलिडन्स होता है। और एक बीजपत्री में मोनोकोट का मतलब हो गया, मोनोकोट का मतलब हो गया एक बीजपत्री पादप की बात हो रही है, एक बीजपत्री। और एक बीजपत्री है, नाम से ही पता लग रहा है, तो इसमें एक बीजपत्र होगा। और इस एक बीजपत्र को आप किस नाम से जानते हैं, इस कुटेलम के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, इस कुटेलम के नाम से जानते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा इस कुटेलम। ठीक है। एल्यूरोन परत, एल्यूरोन परत मुख्यतः क्या संग्रह करती है, एल्यूरोन परत क्या संग्रह करती है, स्टार्च को, है ना, स्टार्च, प्रोटीन, लिपिड और शुगर, किसको करती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा प्रोटीन्स को कंटेन करती है। ये एल्यूरोन परत किसका संग्रह करती है, प्रोटीन का संग्रह करती है। ठीक है। अगला प्रश्न है, कोलियोप्टाइल किससे ढकता है, कोलियोप्टाइल किसको कवर करके रखता है, रेडिकल को, प्ल्यूम्यूल को, कोटिलिडन्स को या एंडोस्पर्म को। देखो कोटिलिडन्स आंसर आएगा नहीं, एंडोस्पर्म आंसर आएगा नहीं। अब ऑप्शन अपने पास बचे दो, रेडिकल और प्ल्यूम्यूल। तो बात किसकी हो रही है, कोलियोप्टाइल की हो रही है, कोलियोप्टाइल। तो कोलियोप्टाइल किसको कवर करता है, प्ल्यूम्यूल को कवर करता है। प्ल्यूम्यूल के ऊपर पाए जाने वाली एक कैप्लुमा स्ट्रक्चर है जिसको अपन कोलियोप्टाइल कहते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, कोलियोराइजा, कोलियोराइजा किसको ढकता है, कोलियोराइजा किसके कवर करता है। तो इसका राइट आंसर होगा रेडिकल। इसका राइट आंसर क्या होगा, रेडिकल। देखो इस तरीके से मोनोकोट का जो अपन सीड बनाते हैं, तो मोनोकोट के सीड में ये स्कुटेलम लगा हुआ है, यहां पर प्ल्यूम्यूल है, यहां पर रेडिकल है। तो रेडिकल के ऊपर इस तरीके की जो संरचना पाई जाती है इसे कहते हैं कोलियोराइजा, और इसके ऊपर जो इस तरीके की संरचना पाई जाती है इसे कहते हैं कोलियोप्टाइल। ठीक है। क्या याद रखना है, कोलियोप्टाइल किसको कवर करे हुए है, प्ल्यूम्यूल को, और कोलियोराइजा किसको कवर किए हुए है, रेडिकल को। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रेडिकल। ठीक है। अगला प्रश्न है, कैस्टर सीड इज, अरंडी का बीज कैसा होता है, अरंडी का बीज कैसा होता है। आपने अरंडी देखी होगी, इस तरीके की होती है, और इसमें एक ऊपर यहां पर एक सफेद रंग की संरचना लगी रहती है जिसे कैरेंकल कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, जिसे कैरेंकल कहते हैं। तो यहां पर क्या पूछा जा रहा है, अरंडी का जो बीज है वो कैसा होता है, नॉन एंडोस्पर्मिक, एंडोस्पर्मिक, विथ टू एम्ब्रियोज, इसे तो हटाइए, विदाउट कोटिलिडन्स, इसे भी हटाइए, यह तो होंगे नहीं। अब ऑप्शन बचे हमारे पास, एंडोस्पर्मिक होता है या नॉन एंडोस्पर्मिक होता है। तो ये कैसा होता है, ये एंडोस्पर्मिक होता है। कैसा होता है, एंडोस्पर्मिक होता है। मोस्ट है, याद कर लेना। अरंडी के सीड में एंडोस्पर्म पाया जाता है, एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट होता है, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, एंडोस्पर्मिक सीड कहते हैं, एंडोस्पर्मिक सीड कहते हैं। ठीक है। वैसे एंडोस्पर्मिक जो सीड होते हैं वो मैक्सिमम मोनोकोट में पाए जाते हैं, लेकिन ये यहां पर भी मिलता है कैस्टर के अंदर, तो इसलिए आप इसको याद रखना, ये मोस्ट रहता है प्रश्न जिसके आने की संभावना ज्यादा रहती है। ठीक है। अगला प्रश्न है, मटर का बीज कैसा होता है, मटर कैसा है प्लांट। तो मटर होता है द्विबीजपत्री, मटर कैसा होता है, द्विबीजपत्री होता है, मतलब ये डाइकोट है। अब ऑप्शन देख लेते हैं, एंडोस्पर्मिक, नॉन एंडोस्पर्मिक, मोनोकोट, मटर मोनोकोट में नहीं आती, मटर डाइकोट है, फाइब्रस कोट, ये भी नहीं होगा इसका आंसर। ठीक है। तो अब मैंने अभी आपको बताया था कि ये जो एंडोस्पर्मिक वाली कंडीशन है ये मैक्सिमम मोनोकोट में पाई जाती है, और यहां पर अब ऑप्शन देखिए अपने पास एक ही बचता है, ये तो ये जो कैसा होगा,
ये नॉन एंडोस्पर्मिक होगा, क्योंकि मटर कैसा है, डाइकोट का प्लांट है। इसके लिए राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। सोलोनेसी में अंडाशय कैसा होता है? सोलोनेसी फैमिली है जिसमें बैगन आता है, जिसमें टमाटर आता है ना, बैगन आता है, टमाटर आता है, सोलोनेसी में मिर्च आती है, मिर्च इसी में आती है। अब आपने ये सब फल देखे होंगे, सारे फल देखे ही हैं अपन ने, तो देखिए आपने बैगन भी देखा है, ये तो फल है इसका, बैगन का। अब देखो ऊपर वाला पार्ट तो यहां लगा हुआ है ना, ये लगा हुआ है इस तरीके से, ठीक है। तो अब आप इसमें ध्यान से देखो ये किस प्रकार की व्यवस्था है, ये इंफीरियर है या सुपीरियर है। ऐसे ही आपने मिर्च में भी देखा होगा, तो मिर्च में इस तरीके से डंठल लगा रहता है, ठीक है, और ये मिर्च तो यहां से ऐसे लगी। तो इसमें कंडीशन देखो आप, इसकी कंडीशन किस तरीके की, इसकी कंडीशन इस तरीके से है कि ओवरी तो है ऊपर और बाकी के भाग लगे हैं यहां नीचे। इस कंडीशन को क्या कह रहे थे अपन, इसको अपन ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे थे, मतलब ये सुपीरियर कंडीशन है। कैसी कंडीशन है, सुपीरियर। कैसी है, सुपीरियर। तो राइट आंसर क्या आना चाहिए फिर, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होना चाहिए, ये सुपीरियर कंडीशन है। टमाटर में भी आपने ऐसे ही देखा होगा, टमाटर में भी तो यही कंडीशन होती है, इस तरीके से, जैसे टमाटर है ये, तो यहां पर आपने ऐसे देखा होगा हरे रंग की संरचना इस तरीके से लगी है, यहां पर ये डंठल लगा हुआ है, तो ये कंडीशन सेम इसी तरीके की है, तो इसे कहते हैं अपन सुपीरियर कंडीशन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सोलेनम। अगला प्रश्न है, सोलेनम के फूल कैसे होते हैं? सोलेनम के फूल कैसे होते हैं? यूनिसेक्सुअल, एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक, एसिमेट्रिक। चार ऑप्शन है। सोलेनम, सोलेनेसी कुल का पादप है, जैसे मैंने सपोज किया बैगन ले लिया यहां पर, या टमाटर ले लो, मिर्च ले लो, ये कंप्लीट फ्लावर है। ये कैसे फ्लावर हैं, ये पूर्ण हैं, पूर्ण मतलब कंप्लीट। तो इसमें मतलब चार ऑप्शन, चार जो चक्र होते हैं फूल के वो सभी हैं, मतलब इसमें कैलेक्स भी होगा, कोरोला भी होगा, एंड्रोशियम भी होगा, गाइनोशियम भी होगा। इसका मतलब ये ऑप्शन तो हट गया इसमें से। यूनिसेक्सुअल का मतलब इन दोनों में से कोई एक हो, एंड्रोशियम गाइनोशियम में से कोई एक हो तो यूनिसेक्सुअल होगा, तो ये तो हट ही जाएगा, ठीक है। अब ये कंडीशन आती है जाइगोमॉर्फिक, ये भी हटेगी। क्यों? क्योंकि इनमें से हम किसी भी फूल को काट लें तो ये फूल काटने पर दो बराबर भागों में बट जाएगा, इसका मतलब ये कंडीशन नहीं होगी, क्योंकि जाइगोमॉर्फिक ये कहती है कि फ्लावर एक निश्चित प्लेन से ही दो बराबर भागों में बटेगा, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। एसिमेट्रिक, अरे भाई ये तो चारों कहीं से भी काट लो कट जाता है ना, तो एसिमेट्रिक तो होगा ही नहीं। इसका मतलब इसका राइट आंसर क्या निकलेगा, इसका राइट आंसर निकलेगा एक्टिनोमॉर्फिक। क्या निकलेगा? इस तरीके से अपन प्रश्नों का उत्तर भी दे पाते हैं। देखो यूनिसेक्सुअल कंडीशन इसमें होगी नहीं, जाइगोमॉर्फिक कंडीशन इसमें है नहीं, एसिमेट्रिक है नहीं, तो फिर ऑप्शन क्या बचा अपने पास, एक्टिनोमॉर्फिक। यही इसका राइट आंसर है, एक्टिनोमॉर्फिक कंडीशन, ठीक है। अगला प्रश्न, सोलोनेसी का फल पूछा जा रहा है। सोलोनेसी में कौन आते हैं? लेग्यूम आते हैं क्या? नहीं आते। लेग्यूम में तो ज्यादातर क्या आती हैं, दालें आती हैं, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं, इसको हटाइए, है ना। कैरियोप्सिस, कैरियोप्सिस ऑप्शन नहीं होगा, ये कैरियोप्सिस तो गेहूं, जीरा इनमें आता है ना, तो ये भी ऑप्शन में नहीं आएगा। अब क्या बचेगा अपने पास, वेरिया कैप्सूल। सोलोनेसी में वेरिया कैप्सूल और नट्स, तो इसका राइट आंसर होगा बेरी, है ना, बेरी होगा इसका राइट आंसर। इसको हटाओ यहां से, बेरी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पौधों के वर्गीकरण का सबसे विश्वसनीय आधार क्या है? पौधों के वर्गीकरण का सबसे विश्वसनीय आधार होता है फ्लावर कैरेक्टर। यहां जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से यही राइट आंसर है, फ्लावर कैरेक्टर, ठीक है। फ्लोरल फॉर्मूला में जी
और जी के ऊपर साइन लगा हुआ है इस तरीके से, इसका क्या मतलब है? एक इस तरीके से साइन लगाते हैं और एक इस तरीके से साइन लगाते हैं, इसका मतलब होता है इंफीरियर ओवरी, इसका मतलब होता है सुपीरियर ओवरी, और इसका होता है हाफ इंफीरियर या हाफ सुपीरियर ओवरी। ठीक है, तो अब ऑप्शन क्या पूछा जा रहा है? ये वाला पूछा जा रहा है ना, तो इसका मतलब हो जाएगा इंफीरियर ओवरी। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? इंफीरियर ओवरी। ये आंसर इंफीरियर के लिए है ऑप्शन, ये ऑप्शन सुपीरियर के लिए है, और ये ऑप्शन हाफ इंफीरियर के लिए है। ठीक है, तो आप अब समझ लें इसका आंसर क्या होगा। फेबेसी में स्टैंडर्ड पंखुड़ी कैसी होती है? स्टैंडर्ड पेटल इन फेबेसी, ये होगी सबसे बड़ी, मतलब लार्जेस्ट होती है। ठीक है, लार्जेस्ट होती है। अभी मैंने इससे पहले वाले प्रश्न में इसका चित्र भी बनाया था, है ना। फनिकुलस कनेक्ट सीड टू माइक्रोपाइल, ओव्यूल बॉल, प्लेसेंटा, स्टिग्मा। फनिकुलस कनेक्ट सीड टू, फनिकल बीज को किससे जोड़ता है? तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? प्लेसेंटा से। ठीक है, जैसे ये क्या है? ओव्यूल है, ये ओव्यूल, और ये इसका है फनिकल, तो ये फनिकल यहां पर जुड़ा हुआ है, ये प्लेसेंटा से जुड़ा हुआ है, ये क्या है? इसका प्लेसेंटा है। तो प्लेसेंटा से ये, और इधर ये जुड़ा हुआ है ओवरी की बॉल से, तो ये आगे चल के किस में कन्वर्ट हो जाएगा? यही कन्वर्ट तो हो जाएगा सीड में। तो फिर सीड को, ये बीज का जो ब्रंत है, फनिकल है, ये किससे जोड़ता है? प्लेसेंटा से जोड़ता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। प्लूम्यूल किस में विकसित होता है? प्लूम्यूल से, या फिर प्लूम्यूल को हिंदी में कहते हैं प्रांकुर, तो प्रांकुर किस में कन्वर्ट होगा? तो जैसे ये सीड है, तो रेडिकल, यहां पर रेडिकल है और प्लूम्यूल है, तो रेडिकल से तो बन जाती है रूट, और प्लूम्यूल से बन जाता है सूट। प्लूम्यूल से क्या बनता है? सूट। तो ये जैसे जमीन है, जमीन के अंदर ये सीड है, तो प्लूम्यूल से बनता है सूट और रेडिकल से बनती है रूट। तो यहां पूछा जा रहा है प्लूम्यूल से क्या बनता है, तो ऑप्शन आएगा बी, सूट बनता है इससे। ठीक है, मतलब तने वाला भाग बनता है ऊपर। मोनोकोट में एंडोस्पर्म सामान्यतः कैसा होता है? एंडोस्पर्म, मोनोकोट में एंडोस्पर्म होता है अबंडेंट फॉर्म में। ठीक है, एब्सेंट नहीं होता, अबंडेंट फॉर्म में होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने आज ये चर्चा की है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। ये 50 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जिसमें हमने कोशिश की है कि आपका पूरा का पूरा चैप्टर कवर अप हो जाए। इसमें हमने प्लांट का हर एक पार्ट लिया है, रूट से संबंधित, स्टेम से संबंधित, है ना, मतलब रूट वाला पोर्शन, शूट वाला पोर्शन लिया है, लीफ भी ली है इसमें, ब्रांचेस, है ना, और आपके फ्लावर्स, सीड, एम्ब्रियो और एंडोस्पर्म, मतलब हमने हर एक कैटेगरी से यहाँ प्रश्न लेने की कोशिश की थी, और इसके हमने व्याख्या सहित आपको उत्तर भी बताए हैं। इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए आप संदीपनी क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लाइक और फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करें। ठीक है, और इस तरीके से और वीडियो आपको समय पर मिलते रहेंगे। आपकी जो वर्ग 1 और एमपी सेट की परीक्षा जो आगामी दिनों में होने वाली है, मैं कोशिश करूंगा कि वहां तक आपको ज्यादा से ज्यादा मटेरियल उपलब्ध करा सकूं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।